हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। चैप्टर का नाम ले तो चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बाबा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हमने लास्ट लेक्चर कौन सा कंप्लीट किया? तो हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमने क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली गैस की बात कर रहे थे। यानी कि हम फ्लूइड में दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, या तो लिक्विड या तो गैसेस, है ना, दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, इसलिए वो फ्लूइड्स होते हैं। तो जो फ्लूइड में जो गैसेस होती है उसकी बातें ज्यादातर हम किस में कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वहां भी हम गैसेस की बात करेंगे। तो भाई जब गैसेस की इतनी बात हो गई तो किसकी बात नहीं हुई है, किसकी बात होना बची है? तो वो है लिक्विड्स। तो बेसिकली हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो हम ज्यादातर इसमें लिक्विड्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? लिक्विड्स की बात ज्यादातर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ सर। चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या होगा? तो भाई चैप्टर में अब इंट्रोडक्शन तो होना जरूरी है। इंट्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्या मतलब भाई चैप्टर पढ़ने का? चैप्टर क्या है वो तो जानना जरूरी है ना। चलिए, फिर हमको प्रेशर जानना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है वो जानना है, बर्नौलीज साहब आएंगे, बहुत बड़ी बात हमको बता के जाएंगे, इतनी बड़ी बात बता के जाएंगे कि दुनिया हिल जाएगी। बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ना है ना। विस्कोसिटी क्या होती है वो पढ़ना है, क्या सिर्फ लिक्विड में होती है, क्या गैसेस में होती है, दोनों में होती है, ये पढ़ना है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, नेचर का एक बहुत ही बढ़िया फिनोमिना, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छे से अपने खून में उतारेंगे सरफेस टेंशन को। और जब सारी चीजें हो जाएंगी तो किसकी तरफ बढ़ेंगे? न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पक्की बात है? हाँ सर, पक्की बात है। चलो क्लियर करूं इसको। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में बेसिकली जिसकी बात हमको करनी है वो लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स के लिए ज्यादातर लॉज आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड्स के बारे में आप नहीं पढ़ोगे, फ्लूइड्स में भी वो लॉ एप्लीकेबल होंगे, लेकिन हाँ लिक्विड्स की बात हम ज्यादा यहां पर करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो जो पहली चीज हमें पढ़नी है वो क्या है? ओ माय गॉड, ये क्या है? पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है भाई इस लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। वो तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया कि चैप्टर में ये देखेंगे। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? देखो पहले तो हम जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। ठीक, फिर भाई उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है वो जानेंगे। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट, यहां जैसे ही आप प्रेशर पढ़ोगे आपका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने प्रेशर को जाना आपकी तरफ भयानक कंसेप्ट आने लग जाएंगे, एक के बाद एक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, वो कंसेप्ट, ये करके आपके पास कंसेप्ट आने लग जाएंगे। लेकिन पहले आपको प्रेशर जानना जरूरी होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रेशर में ही दिक्कत आ जाती है, तो हम वो दिक्कत आने ही नहीं देंगे। फिर हम वेरिएशन की बात करेंगे प्रेशर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पास्कल लॉ आएगा, उसको समझेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है जो है पास्कल्स पैराडॉक्स, यार उसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पास्कल्स पैराडॉक्स। ठीक, अच्छा आगे क्या? आगे भैया हमको करने हैं फिर न्यूमेरिकल्स। बीच बीच में भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप डरिएगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। चल चलिए 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 आ जाओ। स्टार्ट करते हैं किससे? फ्लूइड से। तो देखो, फ्लूइड की बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा, थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। एक बात है जिसको हम बोलते हैं, सुनना मेरी बात, एक चीज है आइडियल फ्लूइड, शायद आपने नाम सुना होगा, है ना। सर एक बात मुझे बताइए कि हम जब भी कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कहीं कुछ पढ़ते हैं, तो हम आइडियल चीज़ों से ही क्यों पढ़ना चालू करते हैं? हम आइडियल चीज़ों से इसलिए पढ़ना चालू करते हैं कि आइडियल चीज़ें पढ़ने में आसान होती हैं, है ना। आप चाहते हो कि आपके सपनों का राजकुमार आए, लड़कियां चाहती हैं उनके सपनों का राजकुमार आए, तो एकदम बिल्कुल टॉल, डार्क, हैंडसम, पैसे वाला, सब कुछ एकदम, मतलब सब कुछ उसके पास हो। आइडियली एकदम परफेक्ट लड़का होना चाहिए। ऐसा ही लड़का भी सोचता है, ऐसे ही माँ बाप भी सोचते हैं। सबको एक दूसरे के लिए क्या सोचता है भाई, कि परफेक्ट चीज मिलनी चाहिए। तो वैसे ही जब रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, किसी चीज को एनालाइज करते हैं, तो उनको चीजें कैसी चाहिए? एकदम परफेक्ट चाहिए, आइडियल चाहिए। तो जब आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना चालू किया या फ्लूइड्स को पढ़ना चालू किया, तो आपने एक ऐसा फ्लूइड माना या ऐसा फ्लूइड बनाया तो नहीं माना, मैं तो ये बोलूंगा आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्या है भाई? लिख देता हूं मैं, ये क्या है भाई? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, हाइपोथेटिकल का मतलब समझते हो ना, कि भाई बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है, हमारा बनाया हुआ। ठीक है, दूसरी बात, ये स्टडी पर्पस के लिए है। किसके लिए है? ये
स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है कि हमारी जो स्टडी है वो आसान बन जाए, है ना। ठीक, मैं आपसे बोलता हूँ ना भाई कि ऐसा बोला जाता है, वैसे क्या है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई हो कि जब आप छोटे रहते हो ना, आपके पापा आपको जब बाहर मार्केट में लेकर जाते हैं तो आपको एक रास्ता याद हो जाता है ना, कि आप किस रास्ते से मार्केट गए थे, किस रास्ते से वापस आए। वही एक रास्ता आप मान लो थोड़े और आप बड़े हुए तो आपके पापा ने बोला चलो बेटा घर अकेले चले जाना, तो आप कौन सा रास्ता चुनते हो? आप वही रास्ता चुनते हो जिससे आप हमेशा आए गए हो, वही रास्ता आपको सबसे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि घर तक पहुंचने के और रास्ते नहीं होंगे लेकिन वो आपको कठिन लगता है क्योंकि आपको याद नहीं है, क्योंकि आप डर रहे हो, क्योंकि वही सबसे आसान रास्ता है आपके लिए। वैसे ही जब रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो पहले ऐसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ऐसे पाथ चुनते हैं, ऐसी न्यूमेरिकल अप्रोच चुनते हैं जो सबसे ईजी पड़े उनको, है ना। ईजी रास्ते से रिजल्ट जल्दी आते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक आइडियल फ्लूइड बनाते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनाते हैं हर केस में। आइडियल फ्लूइड क्या होता है सर? देखो, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है, सुनना मेरी बात, जिसके अंदर, कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना हमारा, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अरे बाप रे, ये क्या बड़ी बात बोल दी सर आपने। इनकम्प्रेसिबल म्हणजे इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है। ठीक है ना, क्या होता है? नॉन विस्कस होता है। अच्छा, पहले इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहे हैं। देखो, ऐसे फ्लूइड जिनकी डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जिनकी डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। चेंज इन डेंसिटी क्या होता है उनका? जीरो होता है। ऐसे लिक्विड्स, ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे हमारा वाटर था, वाटर के लिए हम बोलते हैं ना कि डेंसिटी चेंज नहीं होती है। अच्छा, बहुत प्रेशर बढ़ाओगे, बहुत टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज आए, 0.5% का, 1% का, तो भाई इतना चेंज नहीं होता, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। समझे मेरी बात? हाँ सर। तो ऐसे फ्लूइड्स जिनकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, हम बोलते हैं कि भाई वो फ्लूइड्स क्या है? आइडियल फ्लूइड्स है। ठीक है सर। दूसरी बात हो गई नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब कोई विस्कस यानी कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई विस्कस फोर्स नहीं है। सर ये क्या बात है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पर मैं पानी की लेयर बनाता हूँ, ये पानी की क्या है? लेयर्स है ना, पानी है हमारे पास और उसकी लेयर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। देखो, ठीक। अब मैं अगर बात करूं तो लेयर्स के बीच में क्या है? ये लेयर एक दूसरे लेयर पर क्या लगाएंगे? ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। ठीक, जिसके कारण क्या होगा भाई? ऐसे, ये देखो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर लेयर एक दूसरे के ऊपर विस्कस फोर्स नहीं लगाती, है ना। अगर यहां पर एक दूसरे के ऊपर से टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया तो भाई ये बोलेंगे कि भाई इसमें क्या आ गई? विस्कस फोर्स आ गई। लेकिन अगर ये टेंजेंशियल फोर्स इनके बीच में एब्सेंट है तो हम बोलेंगे भाई एक लेयर दूसरे लेयर को अपने साथ आगे नहीं खींचना चाह रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये लेयर आगे भागना चाह रही है लेकिन ये मॉलिक्यूल बोल रहा है कि ये नीचे वाली लेयर तो भाई भागना नहीं चाह रही, तो ये मॉलिक्यूल इसको बोलेगा तुम भी मेरे साथ आगे चलो, तो ये आगे बढ़ना चालू होगा, है ना। तो एक दूसरे के बीच में, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में रेजिस्टेंस आने लगेगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस आने के कारण क्या होगा? विस्कस फोर्सेस जनरेट होंगे, जिसको आप फ्रिक्शन से कंपेयर कर सकते हो। एक टाइप का फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो ये बोला जाता है कि आइडियल फ्लूइड में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स लेयर्स के बीच में नहीं होता है। लेयर के बीच में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा तो लेयर्स के बीच में कोई विस्कस फोर्स नहीं होगा, एक दूसरे को आगे पीछे नहीं खींचेंगे, बढ़िया एकदम, कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी फ्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा होना पॉसिबल है क्या कि कोई लेयर के बीच में विस्कोसिटी हो ही नहीं, मतलब लेयर के बीच में कोई विस्कस फोर्स हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मुझे एक भी फ्लूइड बता दो जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, या ऐसी भी कोई चीज बता दो जहां फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो। फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट है, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं, कि विस्कस फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं फ्लूइड की लेयर के बीच में। कम करेगा लेकिन करेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बात हो गई आइडियल फ्लूइड की। हम आगे जाके जो भी रिसर्च करने लगे वो आइडियल फ्लूइड पर करने लगे, बोलने लगे कि भाई आइडियल फ्लूइड पे ऐसा किया हमने, आइडियल फ्लूइड पे वैसा किया। लेकिन ये सारे अजम्पशन बोलने के बाद ही हम ये चीज बोलते हैं कि भाई अगर कोई चीज हमने डिराइव की है तो हम बोलेंगे ये रिजल्ट तब आया है जब हमने ये अजम्पशन माना है।
अगर आप ये अजम्पशन नहीं मानोगे तो ये रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए कंसेप्ट हमने आइडियल फ्लूइड का पढ़ा। आओ फ्लूइड जानते हैं क्या होता है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ shear यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, नो मैटर हाउ स्मॉल द shear स्ट्रेस मे बी, दस फ्लूइड कंप्राइजेज ऑफ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ये सर क्या है सर, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है सर? बाबा बॉटल में आपने पानी रखा हुआ है, ठीक, उसको आपने क्या किया, जमीन में फेंक दिया, अब वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, क्या हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ऐसे सरकती जा रही है, सरकती जा रही है, सरकती जा रही है, लगातार टेंजेंशियल स्ट्रेस लगता जा रहा है। क्या होता जा रहा है क्या होता जा रहा है भाई, ऐसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे बहती जा रही है, देखो ना, तभी तो पानी आगे की तरफ सरकता जाता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ऐसा, है ना, पक्की बात है। हाँ, तो ऐसे आप सब्सटेंस को क्या बोलते हो, फ्लूइड बोलते हो। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, जिसके अंदर बहने की क्षमता होती है, जिसमें अंदर फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्लूइड्स कहलाते हैं। अब भाई लिक्विड के अंदर भी फ्लो करने की कैपेबिलिटी है, गैसेस के अंदर भी फ्लो करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन फ्लूइड में जो गैस है वो कंप्रेसिबल है, लिक्विड में हम लिक्विड को इनकंप्रेसिबल मान लेते हैं। यहां आ जाता है अंतर, ठीक है, फ्लो दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। हाँ सर, ओके। अच्छा, अब यहां बात करेंगे, एक सब्जेक्ट होता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, वेरी 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 बिग सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। बाबा मुंह से बहुत जल्दी से निकल गया कि यार फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आंखें बाहर आ जाती है पढ़ पढ़ के, दिमाग बाहर आ जाता है पढ़ पढ़ के, इतना खतरनाक सब्जेक्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या डिस्कस करते हो, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस करते हो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, है ना, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स डिस्कस करते हो। अच्छा, अब फ्लूइड रेस्ट पे भी हो सकता है, कहीं रुका हुआ भी हो सकता है, किसी कंटेनर में रखा हुआ भी हो सकता है, कंटेनर में रख के भी अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो हो सकता है वो रेस्ट पर हो, बहुत सारे केसेस बनते हैं। और ये भी हो सकता है कि फ्लूइड क्या हो, मोशन में हो, फ्लूइड क्या कर रहा हो, बह रहा हो। देखो ये एक कंटेनर है, कंटेनर के आपने अंदर क्या रख दिया, पानी भर के रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फ्लूइड इन स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, ये फ्लूइड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो पानी क्या कर रहा है, ये देखो पानी बह रहा है, पानी क्या कर रहा है, बह रहा है, यहां पर उसके पास कुछ बहने की क्षमता है, कुछ बह रहा है वो, है ना। तो हम बोलेंगे भैया ये फ्लूइड स्टैटिक का केस है, ये फ्लूइड डायनामिक्स का केस है, ठीक है ना। चलो, तो आप यहां पर क्या होने वाला है, फ्लूइड के साथ क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं, ये सब आप फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन आएगा वो मैकेनिक्स के अंदर ही, है ना। और यहां क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से फोर्सेस आने वाले हैं, ये आप पढ़ोगे फ्लूइड डायनामिक्स में। क्या कोई दिक्कत इस बात में? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, इंट्रो वाला पार्ट हमने किया है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट इज, अच्छा डेंसिटी क्या होती है, सबको पता है डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी होती है, ये रो है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास की यूनिट होती है सर केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है सर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की हो जाती है केजी मीटर क्यूब। वेरी इजी, वेरी इजी, ओके नाइस। मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप बोलते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप बोलते हो डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय डीएम, चेंज इन मास अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम टेंड्स टू 0 है, ये रो है, ठीक है ना। मतलब आप एकदम बिल्कुल पॉइंट पर जाकर देखते हो, डेंसिटी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। अरे आप जब लिक्विड लेते हो तो लिक्विड में पानी की डेंसिटी हर जगह 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ऐसा नहीं कि आगे पड़े हुए पानी की डेंसिटी निकाली तो अलग आएगी, पीछे वाले पानी की डेंसिटी निकाली तो अलग आएगी। अरे भाई, एक बॉटल में आपने पानी भर दिया, उस पानी का एक गिलास आपने बाहर निकाला, उस ग्लास की अगर आप डेंसिटी, उस पानी के ग्लास की अगर आप डेंसिटी निकालोगे, या मैं बोलूँ उस पानी की आप डेंसिटी निकालोगे जो ग्लास में आपने निकाला था, उसकी डेंसिटी भी 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगी। दूसरे ग्लास में जो पानी निकालोगे उसकी डेंसिटी भी 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगी, क्योंकि पूरे पानी की डेंसिटी क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब है। हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या है, सेम है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, ठीक है सर, है ना। डेंसिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है डेंसिटी, कभी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी, ठीक है। एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या है, ml-3। नहीं बताता तो पता नहीं चलता क्या? अगर मैं आपको डायमेंशन नहीं बताता तो क्या पता नहीं चल पाता? सर पता चल जाता। अच्छा, लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया भी था कि जो 1 लीटर वाटर होता है उसको मैं 1 kg वाटर ले लेता हूँ, है ना। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैंने उस टाइम इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ वो बात होने वाली है डेंसिटी की, ठीक। यार देखो, सीधी सी बात है,
अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी क्या होती है तो आप बोलोगे सर वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। अगर हमने उसका 1 kg मास ले लिया, किसका, वाटर का ही 1 kg मास ले लिया, तो वॉल्यूम कितनी आ गई भाई, वॉल्यूम देखो कितनी आ गई, वॉल्यूम आ गई 10⁻³ मीटर क्यूब, जो कि किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर है। अरे भैया 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 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। या मैं बोलूँ 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है, पक्का 100%? हाँ सर एकदम बिल्कुल सही कहा है आपने। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि वॉल्यूम कितनी निकल कर आई 10⁻³ मीटर क्यूब की, और 10⁻³ मीटर क्यूब कितना होता है, 1 लीटर के बराबर। तो मैंने यहाँ कितना मास चुना था, वाटर का मैंने मास चुना था 1 kg का, और वॉल्यूम कितने किसके बराबर आ गया, वो 1 लीटर के बराबर आ गया। तो इससे हमको पता चलता है कि 1 लीटर जो पानी होता है उसका वजन 1 kg के बराबर होता है। ठीक है, पक्का? हाँ ठीक है। तो आज से अगर जैसे आप देखते हो ना घर में दूध आता होगा तो मम्मी बोलती है 1 किलो दूध ले ले, पापा बोलते होंगे आधा किलो दूध ले ले, दूध वाला बोलता होगा 1 किलो दूध दे दूं, है ना। तो ये किलो क्यों हो गया, क्योंकि भाई वो इतना पानी मिला देता है ना दूध में कि ऑलमोस्ट डेंसिटी उसकी कितनी हो जाती है 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर कोई बोले आपसे दूध वाला कि भाई ये दूध कितना है, वो बोले अगर ये 1 किलो दूध है, तो आप बोलना अच्छा मतलब उसके अंदर पानी बहुत मिलाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेंसिटी इसकी पानी के बराबर हो गई है। चलो, तो आप स्मार्ट पीपल हो जाओगे। दूध वाला बोलेगा मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा, कल से नहीं आऊंगा, अब आप बहुत स्मार्ट बनते हो, पूरी पढ़ाई लिखाई आप मेरे ऊपर ही निकालते हो, हैं। चलो, ज्यादा तेज नहीं चलेंगे उसके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। टर्म में ही रिलेशन है, टर्म में ही रिलेटिव है, मतलब किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो ये कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले होता क्या है और देखते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओगे 4 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला गया है, कमेंट में बताओ कि यहां पर डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों कैलकुलेट की गई है, मुझे कमेंट में बताओ क्या रीजन है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर हमने पढ़ा है, वहां मैंने इस चीज को डिस्कस किया है। क्या रीजन है कि हम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर देख रहे हैं, बताओ जल्दी कमेंट में। चलो, तो रिलेटिव डेंसिटी और कुछ नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मान लो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम निकालना चाह रहे हैं, देखना, मान लो अगर मैं बोलूं मरकरी की डेंसिटी ऑफ Hg, मरकरी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये मरकरी की डेंसिटी है, हाँ कि ना, हाँ सर। अब वो बोल रहे हैं कि बताओ इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, तो हमने बोला रिलेटिव डेंसिटी निकालना है मरकरी की, तो सुनो मरकरी की डेंसिटी रखो ऊपर 13,600 और नीचे डिवाइड कर दो उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से। डिवाइड किया मैंने, कितना आया 13.6, तो आपको ऐसे 13.6 लिखा हुआ मिलेगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, मतलब वाटर से वो 13.6 टाइम्स ज्यादा क्या है डेंस है, ज्यादा भारी है। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। ठीक है, तो ये रिलेशन बताता है कि भाई वाटर की डेंसिटी इतनी थी तो इसकी कितनी है, ये 13.6 टाइम ज्यादा है, ये 8 टाइम ज्यादा है, ये 7 टाइम ज्यादा है, ये 2 टाइम ज्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं, ये 0.5 टाइम ज्यादा है, कम है, ऐसे करके। चलो, तो ये होता है कंपैरिजन के लिए, चलिए, और कुछ के लिए नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस डायमेंशन। अरे बाबा, स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी आपको आएगा। इंटरचेंजेबल टर्म है, इंटरचेंजेबल टर्म मतलब रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है, घर में आपकी जैसे छोटा भाई है, बड़ा भाई है, 1 साल का अंतर है, आपके कपड़े आपका भाई पहन लेता है, आपके भाई के कपड़े आप पहन लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उनके कपड़ों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इंटरचेंजेबल टर्म है, यूज किए जा सकते हैं एक दूसरे की जगह। आगे जाके बताऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, और ये यूनिटलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डायमेंशन क्या है, डेंसिटी क्या है, नीचे भी डायमेंशन क्या है, डेंसिटी क्या है। ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पता है हमको, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सेम इन SI CGS सिस्टम ड्यू टू डायमेंशन। अरे ये क्या बात है, जब कोई यूनिटी नहीं है तो सेम ही होगी, क्या बात है भाई, ये कैसी बात की है इन्होंने। चलो, अच्छा सर, अगर यहां पर डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड ना होके डेंसिटी ऑफ गैस होती तो फिर क्या करते? अगर यहां कंपैरिजन आप प्योर वाटर से कर रहे हो तो ऊपर लिक्विड है तो मैंने वाटर से कंपेयर किया,
अगर ऊपर गैस होती तो फिर क्या करते, तो फिर आप एयर से कंपेयर करते। किससे कंपेयर करते, एयर से कंपेयर करते। रिलेटिव डेंसिटी अगर गैसेस की बात करता है ना, तो आप डेंसिटी ऑफ कोई गैस ऊपर लोगे और नीचे डेंसिटी ऑफ एयर लोगे, ठीक है ना। ये होती है रिलेटिव डेंसिटी गैसेस के केस में, ठीक, पक्का। स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर को माना जाता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को मान लिया जाता है, ठीक है ना। एयर से कंपेयर करने लग जाते हैं हम। चलिए, तो ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक वेट। आओ, अच्छा स्पेसिफिक वेट अलग होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है ना। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है रो इंटू जी। क्या होता है भाई, रो इंटू जी। इसके बारे में बात करेंगे। अब ये समझना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो रिलेटिव डेंसिटी जैसे ही काम करती है, न्यूमेरिकली सेम वैल्यू आती है, तो हम उसी को दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपसे कोई स्पेसिफिक वेट निकालने को बोलता है, क्या निकालने को, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने को बोलता है, तो अब आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर आपको चाहिए स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। मान लो कोई भी लिक्विड है आपका, उसका अगर आप स्पेसिफिक वेट लेते हो, ठीक है ना, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब देखो जी जी तो कटना ही है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है ये, रिलेटिव डेंसिटी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये इंटरचेंजेबली क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यूनिट की बात करें स्पेसिफिक वेट की, तो देखो डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, और जी की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होती है कि नहीं होती है, देखो ये मीटर से मैंने ये काट दिया तो ये मीटर स्क्वायर बचा। तो केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर क्या यूनिट होगी, कुछ नहीं, तो ऊपर मीटर, मैंने नीचे मीटर, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया मीटर से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मीटर से। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक वेट की आपको देखो यूनिट क्या मिलेगी, हमेशा न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मिलेगी। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। चलिए, तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात। अच्छा ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, आरडी ऑफ द लिक्विड आ गया, तो हम इंटरचेंजेबली इसको यूज करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड एंड फॉर कैलकुलेशन पर्पस दे आर यूज इंटरचेंजेबली हम इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। कोई बड़ी भारी बात मैंने आपको इसमें नहीं बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भाई 1 लीटर जो वाटर का होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर 1 केजी के बराबर होता है। तो डेंसिटी यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमको पता चला भाई कि जो हम 1 यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वाटर लेंगे, है ना, वो लगभग 1 लीटर ऑफ वाटर जो लेंगे वो लगभग किसके बराबर होगा, 1 केजी मास के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ले लो, मान लो, समझ रहे हो, आपने एक बॉक्स में 1 लीटर क्या ले लिया, पानी ले लिया, एक बॉक्स में 1 लीटर पेट्रोल ले लिया, ठीक है ना। इस 1 लीटर पानी को जब आप नापोगे तो इसका वजन 1 केजी के बराबर आता है, लेकिन जब आप 1 लीटर पेट्रोल को नापोगे तो वो 1 केजी के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में डिफरेंस है। यहां कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो फैक्टर रोल प्ले कर रहा है उसको आप क्या बोलते हो, डेंसिटी बोलते हो। उसके बारे में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। अभी तो हम काफी ऊपर आ गए हैं, काफी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, तो ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। बाकी आ भी रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आ गया है। क्या न्यूमेरिकल है, 2 immiscible liquids of densities this and this are taken in the ratio of their masses 2:3 respectively. Find the average density of the liquid combination. आओ कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे, सोल्यूशन। देखो मैंने आपको क्या बोला था, देखिए कल अभी हमने एक लाइव किया था, ठीक है ना। उस लाइव में मैंने आपको बताया था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, कुछ बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस्ट है वो, लाइफ का जिस्ट है। चाहे आप 10th से फिजिक्स को पढ़ना चालू करो, चाहे 9th से फिजिक्स को पढ़ना चालू करो, चाहे 11th से, चाहे 12th से, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चाहे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फॉलो करो जहां पर आपको न्यूमेरिकल्स दिखते हैं, उसकी तैयारी उसी तरीके से होगी जो मैंने आपको लास्ट लाइव में बताया है। आप लाइव जाकर देखिए, इंटरेक्टिव सेशन था एक मेरा और आपका, उसमें मैंने आपको बताया था। प्लीज आप उसे थरली फॉलो करें, आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एक हद तक आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पहले क्वेश्चन को समझा कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मिल नहीं रहे हैं लिक्विड, है ना। उनकी डेंसिटी क्या है, 2.5, तो डेंसिटी लिख लेता हूं मैं। डेंसिटी 1 इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी 2 इज
0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आर टेकन इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस एज 2:3, टेकन रेशियो ऑफ देयर मासेस 2:3, ठीक है। तो हमने बोला भाई इसका मास हम कितना मानेंगे, इसका हम मान लें मास 2m, है ना, और इसका मास हम मान लें कितना 3m, ठीक है ना। रेशियो लोगे तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कॉम्बिनेशन, एवरेज डेंसिटी चाहिए हमको, एवरेज डेंसिटी चाहिए। तो एवरेज डेंसिटी हम कैसे निकाल ले भाई, अगर हमको टोटल मास मिल जाए, क्या मिल जाए, टोटल मास मिल जाए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मिल जाए, टोटल मास मिल जाए और टोटल वॉल्यूम मिल जाए, तो हम आपको एवरेज डेंसिटी बता देंगे। तो चलो टोटल मास आप मुझे बता सकते हो कितना होगा सर, टोटल मास जो है ना सर, टोटल मास जो है वो 2m + 3m होगा, ठीक है। तो 2m + 3m यानी कि 5m के बराबर। अच्छा हाँ भैया, अब वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो यार हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो आप मास अपॉन डेंसिटी कर दो ना, कोई दिक्कत है। तो आओ हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो V1 इज इक्वल टू, V1 का मास हमने कितना लिया है 2m, डेंसिटी कितनी ली है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा भाई यूनिट। सिमिलरली अगर हम V2 की बात करें तो V2 में आपने मास कितना लिया है 3m और इसकी डेंसिटी आपने कितनी ली है 0.8। क्लियर है कि नहीं। चलो यहाँ यूनिट कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। चलो इसको उठाकर पुट कर दो, यहाँ V1 + V2 टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, V1 + V2 टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया 5m, नीचे कितना वॉल्यूम हो गया दिस प्लस दिस, तो 2m अपॉन 2.5 प्लस 2m/2.5 प्लस 3m अपॉन 0.8, 0.8 आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस बात से नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं है ना। m कट जाएगा, बाकी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एवरेज डेंसिटी मिल जाएगी। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, हमको एवरेज डेंसिटी पूछी, हमको मास तोड़ के दे दिया, रेशो में दे दिया 2:3 में, तो हमने मास बना लिया, एक को 2m मान लिया, एक को 3m मान लिया। हम जानते हैं कि भाई टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करेंगे तो हमको एवरेज डेंसिटी मिल जाएगी। टोटल मास हमारे पास है, टोटल वॉल्यूम में थोड़ा सा ट्रिक था, ये जो हमको निकालना था कि वॉल्यूम जो होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो हमने मास अपॉन डेंसिटी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, ठीक है पक्का। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मिटा दो उसको, बिल्कुल मिटाओ ना सर यार, इतना मत पूछा करो, अच्छा नहीं लगता सर। आप तो घर जैसा रिश्ता है सर अपना यार, है। मिटा भी दोगे तो क्या कमेंट कर देंगे सर, अगली बार जल्दी मत मिटाना। कमेंट आप पढ़ लोगे तो हमको पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी देर में मिटाना है, ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होना, देखो गुस्सा नहीं होना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, प्रेशर इन अ फ्लूइड, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही नेसेसरी टॉपिक मैं बोलूंगा और बहुत ही इनिशियल टॉपिक मैं बोलूंगा जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रेशर इन अ फ्लूइड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट की बात हुई है अभी। When an object is submerged in fluid at rest, the fluid exerts a force on its surface. This force is always normal to the object's surface. ये fluid की बात की गई है कि fluid में जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज करते हो तो उस पर जो प्रेशर लगता है वो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चाहे सरफेस कैसा भी हो, लेकिन जब प्रेशर आप निकालोगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, या मैं बोलूं जो प्रेशर आएगा, वो हमेशा क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चाहे सरफेस ऐसा हो तो प्रेशर ऐसा होगा, ठीक है। या फोर्स की बात कर लो तो फोर्स ऐसा होगा। अगर मैं बोलूं कि भाई सरफेस ऐसा है तो फोर्स ऐसा होगा, सरफेस ऐसा है तो फोर्स ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर मान लो सरफेस ऐसा है और फोर्स ऐसा है तो आप क्या करोगे, उसके दो कंपोनेंट करोगे, ठीक है ना। एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, कौन सा आएगा कंपोनेंट, ऐसा आएगा। वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा कि भाई वो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है हमारे इस सरफेस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो इसको नापने का ना एक तरीका भी है। क्या तरीका है, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने पानी में डाल दिया है, ठीक है ना, तो हम इसका यूज करते हैं। ये एक हमारे पास डिवाइस है जिसमें अंदर क्या है, ये रीजन इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है अंदर कुछ भी भरा नहीं है, स्प्रिंग के आसपास सारे रीजन खाली हैं, कोई भी गैस वैस कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, जब इसको अंदर डालते हैं पानी के, तो क्या होता है भाई, पानी इस पर फोर्स लगाता है तो ये क्या करती है, स्प्रिंग दबती है। स्प्रिंग क्या करती है, दबती है, ठीक है ना। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन द बीकर ऑन द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट और ऑन द वॉल्स इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। ये डिवाइस हमको बताता है, ठीक है ना, कि अगर ये डिवाइस ऐसा भी आपने डाला हुआ है तो देखो फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा,
क्लियर है? स्प्रिंग कितना नीचे आई उसके डिस्प्लेसमेंट से हम पता कर सकते हैं, अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता है तो k इंटू एक्स है कि कितना ज्यादा फोर्स उस पर लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एवरेज प्रेशर आपसे पूछा जाता है तो ये झांकी है, एवरेज प्रेशर से डरना नहीं, एवरेज प्रेशर से डरना नहीं। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। देखो एवरेज प्रेशर P एवरेज इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स टू द एरिया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर फोर्स टू दी एरिया पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्कल भी बोला जाता है। ठीक है सर, पता है सर, ये सारी चीजें तो हम अब रट के क्या सर दिमाग में एकदम घुस गई है। कितना प्रेशर पढ़ेंगे सर, कितना प्रेशर पढ़ेंगे? प्रेशर तो अब झेलने भी लग गए सर, 11th में आ गए, अब तो प्रेशर क्या होता है? फील होता है सर हमको। अब क्या होता है ना, पढ़ते तो हम बहुत पहले से थे, लेकिन अब फील होने लग गया है प्रेशर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखो ऐसा यूनिट पास्कल होती है, 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है चलो, और 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये भी बहुत कॉमन यूनिट है जो आपको देखने को मिलेगी। डायमेंशन होते हैं ml-1 t-2, ml-1 t-2। चेक तो नहीं करना, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2, mlt-2। सही बोला कि नहीं बोला? हाँ सही बोला सर। और क्या बोला आपने? न्यूटन कहाँ गया भाई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ये एल स्क्वायर एल के पावर -2 बन जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो ml-1 t-2। सही। चलो, अरे यार क्या है, मिटते क्यों नहीं हो तुमको मिटना जरूरी है। चलो ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। आ जाओ आगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स जो बहुत ज्यादा यूज होती है प्रैक्टिकली, है ना, न्यूमेरिकल्स में भी आपको दिखेगी, और न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कम दिखे भी तो जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं वो अपनी बोलचाल की भाषा में इन प्रैक्टिकल यूनिट्स का नाम लेते रहते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार टॉरिसेली, टॉर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, टॉरिसेली। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इतने पास्कल के बराबर होता है, 1.01325 या मान लो 101.325 पास्कल के बराबर होता है, जो इतने बार के बराबर होता है, 1.01325 बार के बराबर, जो 760 टॉरिसेली के बराबर होता है ना, या फिर उसको 760 mm ऑफ Hg बोलते हो आप, या फिर 10.33 mm ऑफ वाटर मीटर ऑफ वाटर बोलते हो। ठीक है ना सर, ये सब क्या है? ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये सब हमको समझ नहीं आ रहा, आगे जाके समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ यूनिट्स देखिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ये बोलते हो, है ना, उसको बार में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, एक बार जो होता है वो ऑलमोस्ट, एक बार जो होता है वो लगभग 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो एक बार किसके बराबर है? 100 किलो पास्कल के लगभग बराबर होता है। चलिए हाँ, तो एक बार यहां पर दिया हुआ है आपको 10⁵ पास्कल के बराबर है। क्लियर है? चलिए, एक टॉरिसेली इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू 133 पास्कल। समझ में आएगा। अभी आपको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताऊंगा क्या होता है, वहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। टेंशन मतलब, टॉरिसेली भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, बैरोमीटर बना के उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनका नाम, उनके नाम को करने के लिए क्या बोलते हैं, सम्मान देने के लिए यूनिट बना दी गई। बोल दिया गया कि भैया आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला टॉरिसेली, तो बोले आज से, जैसे वो नहीं है, आज से वो अपने क्या नाम है, अपने यूपी के अपने योगी जी जो नहीं, आज से तुम्हारा नाम ये है, आज से तुम्हारा नाम ये है। वैसे ही टॉरिसेली साहब ने जब क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उनसे बोला कि भाई आपने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, नाम बताइए अपना। उन्होंने बोला हमारा नाम टॉरिसेली है। बोला लो, आज से आपके नाम पे हमने इस यूनिट का नाम रख दिया। ठीक है, नामकरण हो गया भाई। चलो, क्लियर बात? 100%? हाँ सर क्लियर, एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, क्लियर कर दूं बस। तो ये तो बस न्यूमेरिकल्स आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमको यूनिट्स पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़िए, आइए भाई, क्वेश्चन आ गया। ये आपके एनसीईआरटी एग्जांपल 10.1 है भाई। एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी खोलकर कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। द टू थाई बोन्स, थाई बोन्स मतलब ये थाई तो आपको दिख नहीं रही होंगी, मतलब अपनी दिख रही होंगी, मेरी नहीं दिख रही होंगी, है ना। द टू थाई बोन्स फेमर्स बोलते हैं। बायोलॉजी में आपने शायद पढ़ा हो, है ना, शिप्रा मैडम से आपने पढ़ा हो। जो भी बच्चे आए हैं यहाँ पे, अगर वो फिजिक्स देख रहे हैं, बायो नहीं देख रहे हैं, तो आप बायो में जाकर शिप्रा मैडम से पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा, जीवन का मतलब आनंद आ जाएगा एकदम। चलिए, द टू थाई बोन्स फीमर्स each of cross sectional area 10 centimeter square support the upper part of the human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by the femurs. अच्छा, आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, टू फेमर्स है, ठीक है ना, दो क्या है, थाई बोन्स है, दो थाई बोन्स पर कितना मास है,
कितना वजन झेल रही है वो 40 केजी का। तो ठीक है, अगर 2 है तो हम आधा आधा कर लें, 20 केजी इस पर 20 केजी इस पर। यार करना तो पड़ेगा ना यार, एक टांग पे थोड़ी ना पूरा प्रेशर डाल देंगे, पूरा पूरा जो वजन है अपना वो एक टांग पे थोड़ी ना आएगा, है दोनों टांग पे आना चाहिए ना। हाँ सर दोनों टांग पे आना चाहिए, आ जाओ। तो हमने बोला भाई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे दिया है ना, तो एरिया कितना दिया है भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ओके, मास आपको दिया है पूरी बॉडी का 40 केजी, पूरी बॉडी का कैपिटल एम लिख देता हूं, पूरी बॉडी का है 40 केजी। ठीक, एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स। तो यहां से अगर आपको एवरेज प्रेशर निकालना है तो आपको पता है कि आपको फोर्स चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन एरिया चाहिए। ठीक भाई, आपके पास मास है, इसको फोर्स बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन सर ये 40 केजी मेरे को थोड़ा खटक रहा है, ये पूरा मास थोड़ी ना मैं डाल दूंगा एक पैर पे, तो मैं इसको आधा कर देता हूं, मैं 20 केजी करता हूं और 20 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से। जी की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। चलो, तो ये फोर्स में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये सर मुझे खटक रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर लगा दिया। चलो आ जाओ, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में। तो एवरेज प्रेशर एक फीमर पर, एक थाई बोन पर कितना आ रहा है, ये हो गया 200, ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, है ना, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो ये हो गया भैया पी एवरेज इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलिए इसको नोट डाउन करिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सॉल्व क्वेश्चन है, आपको तब देखकर भी समझ में आ जाएगा और यहां भी आपको समझ में आ गया है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फ्यूचर। चलो, प्रेशर इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के प्रेशर है जो आपको देखना है। तो देखो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक गेज प्रेशर है, और तीसरा यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ है, तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि तीसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर PABS। ठीक है, चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, यहां पर एक कंटेनर रखा, ठीक है ना, इस कंटेनर में क्या डाला मैंने यहां डाला मरकरी। क्या डाला भैया, मरकरी डाला हुआ है, देखो Hg। अब देखो, जब मैंने मरकरी डाला और इसको मैं एक सी लेवल पर ले गया, अपने एक जगह पर मैंने रख दिया इसको, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि भाई जब मैंने जाकर इसको रखा तो ये जो यहां पर इन्वर्टेड कॉलम है ग्लास का, मान लो इन्वर्टेड कॉलम मैंने से डाल दिया, है ना, कोई ग्लास का वेसल था उसको इन्वर्ट करके ऐसे मरकरी में डाला, तो मैंने देखा कि मरकरी ने कितनी हाइट अटेन करी, 76 सेंटीमीटर की। तो आप खुद सोचो कि ये मरकरी क्यों चढ़ा होगा ऊपर। तो आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि बाहर से ना इस पे ऐसे प्रेशर लग रहा हो जो दबा रहा हो इस मरकरी को। ये देखो ऐसे मरकरी को क्या कर रहा हो, दबा रहा हो। और मरकरी को जब दबाया गया तो मरकरी के पास एक ही जगह थी ऊपर जाने की, और वो ये थी, इन्वर्टेड कॉलम था, इन्वर्टेड ग्लास कॉलम था, ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास वेसल थी। तो ये मरकरी कहाँ चढ़ गया, यहाँ चढ़ गया। ठीक, अब इस प्रेशर में कितनी हिम्मत थी ऊपर चढ़ाने की इसको, तो इतना ही ऊपर चढ़ाने की हिम्मत थी। उसके बाद जाके यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो मतलब ये हुआ कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था एनवायरनमेंट में, लेकिन एनवायरनमेंट में कोई एक इनविजिबल प्रेशर था जो लगातार इस मरकरी को धक्का दे रहा था और मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, है ना। ऊपर का चढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि मरकरी को दबाया जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा अलग तरीके से सोचा गया। तब ये बोला गया कि भाई यहां पर जो एयर हमारे आसपास सराउंडिंग में है, ये क्या करती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, एक प्रेशर लगाती है जिसके कारण ये मरकरी ऊपर की तरफ जाता है। और कितनी हाइट अटेन करता है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमने ये बोला कि भैया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर। यानी कि अब ये कितने प्रेशर में बदलेगा, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम इस फॉर्मूले को नहीं जानते। हम इस फॉर्मूले को जानते हैं क्या अभी? नहीं सर, अभी हम इस फॉर्मूले को नहीं जानते, तो अब इसके बारे में बात आपसे बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भाई ये पहचान लिया गया इस एक्सपेरिमेंट से जो कि टॉरिसेली ने परफॉर्म किया था, है ना। और इस एपरेटस को क्या बोलते हैं भाई? इस एपरेटस को बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। ठीक है,
पक्का। अब देखो क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा तूफान आने वाला होता है, बहुत तेज तूफान आने वाला होता है, तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है एयर की। अब एयर की वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब यहां से प्रेशर कम हो जाएगा तो ये नीचे उतर जाएगा। ये नीचे उतर जाएगा तो हम बोलेंगे भैया हवा की वेलोसिटी तेज हो चुकी है, तभी जाकर प्रेशर कम हुआ है, इसका मतलब तूफान आने वाला है ना। लगता है बर्फ पड़ने वाली है, ब्लैक पिक्चर देखिए आपने, लगता है बर्फ पड़ने वाली है ना, वैसे ही। तो ये बोला जाता है कि भाई वेलोसिटी तेज हो गई है हवा की, मतलब प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, ये नीचे उतरा है, इसका मतलब भैया तूफान आने वाला है। जाकर बोल दो किनको, लोगों को, कि भैया घर के अंदर रहे। आप देखते हो ना थंडरस्टॉर्म आने वाला है ना, फोन में अपने नोटिफिकेशन देता रहता है गूगल। तो ये सब उसी, ये बेसिक तरीका है उसका। अब तो क्या बोलते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो ये चीज अब काम उतनी नहीं आती, लेकिन जब शुरू में बनी थी तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। तब समझ में आया था कि हमारे ऊपर क्या है, एयर है, हमारे सर के ऊपर क्या है, एयर है। तो ऐसा मान लो कि हमारे सर के ऊपर जो एयर है वो क्या लगा रही है, हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं। क्लियर, पक्का, 100%? ठीक है सर। चलिए, तो हमने आपको यूनिट तो बता ही दी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या हम लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए। तो देखो एक बात और सुन लो कि हमारे आसपास, मैंने पूरा मिटा दिया क्या, थर्ड ऑप्शन भी मिटा दिया, तीसरा ऑप्शन तो लिखे रहने देना चाहिए था सर। हाँ, ये एब्सोल्यूट प्रेशर लिखे रहने दो, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसी चीज हमारे आसपास हमेशा है, प्रेजेंट है। जैसे मेरे ऊपर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आपके ऊपर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, कैमरे के ऊपर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस पेन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये डब्बे के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो भाई जब सबके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम उसको एक स्टैंडर्ड चीज नहीं मान लेते कि भाई सब पर इतना 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 तो लग ही रहा है। अरे भाई आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, आपके दोस्त के पास 100 रुपए है, आपके किसी और दोस्त के पास 100 रुपए, सबके पास 100 रुपए है ही है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि 100 रुपए सबके पास है, तो उसको मैं जीरो मान लूं कि अगर मैं अब आपको 20 रुपए दे देता हूं तो अब आपके पास सबसे 20 रुपए ज्यादा है। ये थोड़ी ना बोलूंगा कि आपके पास सबसे 120 रुपए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई सबके पास 100 रुपए तो ऑलरेडी है। अब मैंने अगर आपको 20 रुपए ज्यादा दे दिया तो मैं ये बोलूंगा ना कि आपके पास बाकी सबकी कंपैरिजन में 20 रुपए ज्यादा है। ये थोड़ी ना बोलूंगा कि 120 रुपए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो सबके पास है। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही प्रेशर में होता है, हमको पता है सबको, सबके ऊपर क्या लग रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है। क्लियर है? अगर इससे ज्यादा किसी के ऊपर प्रेशर लगता है तो हम बोलेंगे भैया इसके ऊपर इतना एक्सेस प्रेशर है। समझे? नॉर्मल प्रेशर जो लग रहा है, जो सब पे लग रहा है, वो क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस सी लेवल पर। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है सर? ओ माय गॉड। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास 100 रुपए है और मैं आपको 20 रुपए अभी और दे दूं तो आपके पास सबकी कंपैरिजन में 20 रुपए ज्यादा है। वैसे ही मान लो कि अगर किसी केस में, मान लो किसी पाइपलाइन में गैस जा रही है, वो प्रेशराइज्ड गैस है, या किसी पाइपलाइन में पानी बह रहा है, वो उसके ऊपर आपने प्रेशर लगा के रखा है, उसका प्रेशर ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? तो हम बोलेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है इस गैस पर, इस फ्लूइड पर, है ना? तो ये एक्सेस प्रेशर की आप बात करने लगे। किसकी बात करने लगे? एक्सेस प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब पे लग रहा था, लेकिन भाई इस पाइपलाइन में जो गैस जा रही है उस पे इतना प्रेशर ज्यादा है। तो भैया ये जो ज्यादा प्रेशर है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज्यादा प्रेशर है, इसको आप क्या बोलने लग गए? गेज प्रेशर बोलने लग गए। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान से सुनना, excess pressure over the atmospheric pressure measured with the help of pressure measuring instrument is called gauge pressure। माने जब भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या नीचे जाओगे, नीचे की भी बात करनी है, यहां ये बताया नहीं गया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक डायग्राम में आपको समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक A to Z आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर सब समझ जाओगे। अभी मेरी बात बस ध्यान से सुनते चलना। तो हाँ, जो मैंने आपको 20 रुपए एक्सेस दिए थे, वही मैं बोल रहा हूं कि जब भी एक्सेस अमाउंट में प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो आप उसको क्या बोलोगे? गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है और एक नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। ठीक है ना? इस पॉजिटिव गेज प्रेशर को तो आप पॉजिटिव गेज प्रेशर ही बोलते हो, लेकिन जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है इसको आप वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हो, या वैक्यूम कंडीशन भी बोलते हो। ठीक है, ये नेगेटिव होता है क्योंकि। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब जो गेज प्रेशर है, इसको नापने के लिए क्या बने हैं भाई? इसको नापने के लिए आपने मैनोमीटर्स बनाए हुए हैं। मैनोमीटर्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं आपको। ठीक है ना? ध्यान से समझना। मान लीजिए यहां पर कोई गैस भरी हुई है, मान लीजिए यहां पर कोई गैस भरी हुई है जो लगातार क्या कर रही है भाई? लगातार क्या कर रही है? ओ हो।
लगातार क्या कर रही है, यहां से प्रेशराइज कर रही है किसको, इस लिक्विड को। ये हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मैनोमेट्रिक लिक्विड, है ना, आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। मैनोमेट्रिक लिक्विड, ट्रिक, है ना, भारी सा अभी ये मान लीजिए मरकरी है। तो भाई हम देख रहे हैं कि ये गैस क्योंकि हाई प्रेशराइज्ड है, ये क्या कर रही है, धक्का दे रही है इसको। अब हम इस पॉइंट पर प्रेशर क्या लिख सकते हैं, समझना, ये सारे रूल अभी आपको बताने वाला हूं मैं, जैसे हम पास्कल लॉ पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। यहां पर जो प्रेशर है, मान लीजिए वो गैस का प्रेशर है Pg, कहां पर, एक्स पॉइंट पर। तो मैं बोल रहा हूं एक्स डैश पर जो प्रेशर है वो है गैस का प्रेशर, ठीक है ना। आप आगे जाके आप पढ़ोगे कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है, तो एक्स डैश पर जो प्रेशर की वैल्यू है वही प्रेशर की वैल्यू एक्स पर भी होनी चाहिए। तो एक्स पर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो होगी ये हाइट, यानी कि रो जी एच, रो ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू जी इंटू एच, प्लस ऊपर से देखो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये क्या है, दिस इज पेटीएम, पीएटीएम, पेटीएम नहीं पीएटीएम। समझ गए मेरी बात। तो मैंने आपको बोला कि भैया इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक्स डैश का प्रेशर और एक्स का प्रेशर बराबर होना चाहिए, एक्स डैश का प्रेशर और एक्स का प्रेशर बराबर होना चाहिए, मतलब पीजी, यहां लिखता हूं, मतलब पीजी किसके बराबर होगा, रो एम जी एच प्लस पी एटीएम के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते, इक्वल टू रो एम जी एच, ठीक है ना। अब देखो आगे जाके अभी आप पढ़ोगे कि ये रो एम जी एच क्या है ना, तो अभी आप टेंशन मत लो, बस इतना समझो कि देखो क्या वैल्यू क्या आई, ये पॉजिटिव वैल्यू है रो एम जी एच, और ये देखो पीजी माइनस पी एटीएम, यानी पी माइनस पी एटीएम कुछ आया है। तो ये जो प्रेशर है, ये जो पीजी है, ये पीएटीएम से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो ना, पीजी की वैल्यू किसके बराबर है, पीएटीएम प्लस इसके बराबर है, मतलब पीजी पीटीएम से क्या है, बड़ा है। पीजी जो है वो पीएटीएम से क्या है भाई, बड़ा है। तो ये एक्सेस प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज योर एक्सेस प्रेशर, इसी को आप गेज प्रेशर बोलते हो, ठीक है ना। दिस इज योर एक्सेस प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, इसी को आप क्या बोलते हो भाई, गेज प्रेशर, ठीक है ना। ये आपका एक्सेस प्रेशर है। समझ में आई मेरी बात, हाँ सर। और एक्सेस प्रेशर या गेज प्रेशर को नापने के लिए आप कौन से डिवाइसेस बनाते हो, मैनोमीटर बनाते हो। क्लियर बात, हाँ सर क्लियर बात है। चलिए भाई, तो हमने बात कर ली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, हमने बात कर ली गेज प्रेशर की, अब हम बात करते हैं किसकी, एब्सोल्यूट प्रेशर की। आइए, एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। Absolute pressure is the sum of the atmospheric pressure and gauge pressure. It is called absolute pressure. देखो, अगर आपको absolute pressure निकालना है ना, तो absolute pressure होता है atmospheric pressure की वैल्यू जो कि हमेशा constant रहेगी, प्लस gauge pressure, प्लस gauge pressure जो आपका एक्स्ट्रा प्रेशर आया है। अभी मैं आपको समझाता हूं, आपको ये समझ में एक बार में आ जाएगा कैसे, ठीक है। चलो आइए देखते हैं, देखो देखो देखो, ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए, हम ना एब्सोल्यूट प्रेशर की बात ज्यादातर नहीं करते हैं, हम ज्यादातर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर की ही बात करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे देखो, मैंने सबको 100 रुपए दिए थे कि नहीं, सबके पास 100 रुपए थे, फिर मैंने आपको 20 रुपए दिए, तो मैंने क्या बोला कि आपके पास 20 रुपए एक्सेस है। ये जो 20 रुपए एक्सेस था, ये आपका गेज प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आपके पास 120 रुपए है, क्या बोलूंगा, 120 रुपए है, तो आप देखो आपने 100 को भी ऐड कर लिया जो आप पहले नहीं गिन रहे थे, क्योंकि 100 सबके पास था। वैसे ही जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हो कि सबके पास है और उसके ऊपर या नीचे जाते हो, तो हम बोलते हैं कि आप गेज प्रेशर में बात कर रहे हो। लेकिन जब आप पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर बात करते हो गेज प्रेशर के साथ, तो आप बोलते हो कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर में बात कर रहे हो। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए देखिए, बहुत प्यार से ये डायग्राम देखिएगा, है ना। ये जो आपको नीचे बेसलाइन दिख रही है, यहां पर मैं मानता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या मानता हूं, एब्सोल्यूट प्रेशर। बहुत प्यार से समझना, बहुत ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज, नीचे जो आपको बेस लाइन दिख रही थी, इसको मैं बोल रहा हूं पी एबीएस, पी एब्सोल्यूट। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसको मैं बोल रहा हूं पी एटीएम, पी एटीएम, पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना, जो बताने वाला हूं एक चार्ट से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाते हो, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो 100 रुपए का था कि नहीं था, कि 100 रुपए सबके पास है, सभी के पास 100 रुपए है। वैसे ही सब पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, ठीक है ना। इस 100 से कंफ्यूज मत होना, जो एग्जांपल दिया था इसलिए 100 लिखा है यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी प्रेशर की बात करूंगा, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट ए, ठीक है ना। इसका प्रेशर अगर मैं आपसे पूछूं और आप इसका प्रेशर अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर ले जाकर बताओ कि भाई देखो
देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है 101.325 किलो पास्कल तो है ही है, ठीक है ना, ये तो है ही, मानते हो आपकी नहीं मानते? हाँ। अब मैं इसके ऊपर चला, मैं इसके ऊपर गया और मैंने बोला कौन सा कलर ले लूं, ये कलर ले लेता हूं, ये यहां से मैं कहां से नाप रहा हूं प्रेशर, अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नाप रहा हूं प्रेशर ए का, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये प्रेशर आएगा इसको आप बोलोगे गेज प्रेशर। कौन सा प्रेशर है ये गेज प्रेशर है, ठीक, क्योंकि आप कहां से नाप रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नाप रहे हो। अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट नीचे ले लूं, मान लीजिए पॉइंट आपका नीचे ले लिया मैंने, ये पॉइंट है आपका ए डैश पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए डैश पॉइंट, ठीक। तो आप अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जा रहे हो, तो जो वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रहेगी वो हमेशा आप कैसी लोगे, पॉजिटिव प्रेशर में लोगे, ठीक है ना, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। और जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जाओगे तो ये क्या होगा, दिस इज नेगेटिव गेज प्रेशर। गेज प्रेशर ये भी है, बट ये कैसा गेज प्रेशर है, ये नेगेटिव गेज प्रेशर है। इसको आप वैक्यूम भी बोलते हो, वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हो, क्या बोलते हो, वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हो, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। समझना, मैं कहां से नाप रहा हूं, मैं नाप रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर कर रहा हूं। ऊपर गया, इसके ऊपर वैल्यू गया तो भैया ये गेज प्रेशर है पॉजिटिव में, इसके नीचे गया तो ये गेज प्रेशर है नेगेटिव में, इसको आपने वैक्यूम प्रेशर बोला। लेकिन समझना बात को, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट का, ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर पूछोगे, क्या बोला मैंने, अगर आप ए ही पॉइंट का, कलर चेंज कर लेता हूं जरा दूसरे कलर से, हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपसे मैं बोल रहा हूं कि ए पॉइंट पर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, ए पॉइंट पर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, एबीएस बताओ, तो आप कहां से नापना चालू करोगे, आप बेस लाइन से नापना चालू करोगे, जहां पे आपने एबीएस लिया है, ठीक है ना। आप यहां से ऊपर जाओगे, ये देखो यहां से ऊपर जाओगे आप इतना, ठीक। अब मुझे बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे बताओगे, तो यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप बोलोगे पी एटीएम, और आप इसके ऊपर गए हो तो ऐड करोगे क्या, पी गेज। बात समझ में आई, जो हमने अभी किया था, ये देखो, ये जो हमने लिखा था, P एब्सोल्यूट इज पी एटीएम प्लस पी गेज। क्यों लिखा था, अब आपको समझ में आया डायग्राम से? हाँ सर, अगर आप यहां से नापोगे तो आप एटीएम जोड़ोगे प्लस एक्सेस प्रेशर जोड़ोगे। जैसे मैंने आपको बताया, सबके पास 100 रुपए थे, मैंने बोला आपको 20 रुपए दिए, तो आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना है, 20 रुपए, क्योंकि 100 तो सबके पास है। लेकिन जब मैं 100 भी इंक्लूड कर लूंगा, 100 प्लस 20 120, तो ये जो 120 है ये आप कहां से नाप रहे हो, ये आप एब्सोल्यूट से नाप रहे हो। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अच्छा, आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, आओ इसका एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ ए डैश का, तो आप बोलोगे पी ए डैश एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, आप पी एटीएम तक जाओगे, ठीक है ना, पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस इतना पार्ट पी गेज, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस पी गेज। आई मेरी बात समझ में? तो ये आपको ए डैश का एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है? अगर आपको बोले कि ए डैश का गेज प्रेशर बताओ, तो वो तो यहां से इतना है ही नेगेटिव में, ठीक है। आई बात समझ में? एब्सोल्यूट प्रेशर आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर, प्रेशर हमको एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए, क्लियर 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 सर, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ भाई, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको? अच्छा भाई, नोट्स भी हैं आपके। प्रेशर पढ़ने के बाद जो नोट्स पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज नेवर एंड इज नेवर इक्वल टू जीरो। बताया था आपको कि एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, वो कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगी और कभी जीरो भी नहीं होने वाली है। ठीक है, प्रेशर की कोई ना कोई वैल्यू आपको एब्सोल्यूट मिलेगी ही मिलेगी। चलो नेक्स्ट, गेज। गेज प्रेशर में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये भी मैंने आपको बताया भाई कि गेज प्रेशर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। भैया गेज प्रेशर जीरो कैसे होगा? अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही सारी बात करते रहोगे तो आपका गेज प्रेशर कितना होगा? जीरो होगा। कोई भी एक्सेस प्रेशर नहीं होगा। तो कैसे बताओगे भाई आपकी गेज प्रेशर है? नहीं बता पाएंगे सर। अरे भाई, जब सबके पास 100 रुपए हैं तो भाई किसके पास एक्सेस मनी किसके पास है? किसी के पास नहीं, सबके पास 100 रुपए है। ठीक है, तो चलिए, गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव गेज प्रेशर मींस दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉजिटिव गेज प्रेशर मींस दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताया था मैंने आपको। पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या होता है? P माइनस पी ATM। अगर ये वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हम बोल देंगे कि भाई एक्सेस प्रेशर है और गेज प्रेशर पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट इज नेगेटिव गेज प्रेशर मींस द प्रेशर एट अ पॉइंट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर गेज प्रेशर नेगेटिव है तो ये आप समझ जाओ कि आपका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है ना। ये देखो P माइनस पी एटीएम अगर नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो आप बोलोगे कि आपका जो गेज प्रेशर है वो नेगेटिव है। ऑब्वियस सी बात है। चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिकली द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यूज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड एट अ प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑब्वियस सी बात है ना भाई। मॉनसून में अलग आपको प्रेशर मिलेगा एटमॉस्फेयर का, गर्मी में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग मिलेगा, अलग लोकेशन पर देखोगे तो अलग लोकेशन पर मिलेगा, है ना। हम जो स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं वो सी लेवल पर मानते हैं। 101.325 किलो पास्कल जो हम लेते हैं वो सी लेवल पर लेते हैं। अगर आप हिमालय पर जाकर लोगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अलग मिलेगा, है ना। अगर आप क्या बोलो किसी बड़ी चोटी पर, किसी हिमालय के अलावा और किसी बड़ी चोटी पर जाओगे, किसी अलग लोकेशन पर चले जाओगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या है, हल्की हल्की वेरिएशन मिलती रहती है, ठीक है ना। लेकिन हम स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं। चलिए भाई, इतनी बातें आपसे हमने कर ली है, आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़िए सर। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रेशर में वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए, अच्छा यहां पर हम बात किसकी करेंगे, यहां हम बात करेंगे फ्लूइड इन स्टैटिक्स की, है ना। फ्लूइड स्टैटिक की बात करेंगे, यानी कि पानी कैसा रहना चाहिए भाई, किसी कंटेनर में स्टैटिक रहना चाहिए, है ना, स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। अब कंटेनर में हो या ना हो, लेकिन फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ हमने एक वेसल ले लिया है, वेसल में क्या भर दिया है भाई, पानी भर दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इस ए पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ लिया जाता है। आप जानते हो भाई कि इस पानी के सरफेस पे लगातार एक प्रेशर लग रहा है, जो कौन सा प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं कि हर पॉइंट पर ये क्या है, हमारा वाटर लेवल है, वाटर सरफेस है ना। इस वाटर सरफेस पे लगातार ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। आपसे वो पूछ रहा है कि नहीं यहाँ पर नहीं, आप हमें यहाँ पर बताओ, इस पॉइंट पर बताओ। मैं बोला अच्छा ये पॉइंट कितना नीचे है भाई इससे, तो आपको बताया गया कि ये पॉइंट h हाइट नीचे है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने बोला कि सुनो ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर बनाता हूँ, इमेजिनरी सिलेंडर बनाता हूँ, जिसका जो ऊपर वाला सरफेस रहेगा वो वाटर लेवल से एकदम मैच करा के रखूंगा मैं, है ना, ठीक है, कोइंसाइड करेगा। और जो नीचे वाला सरफेस है सिलेंडर का वो उस पॉइंट पे रहेगा जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया था, तो मैंने एक ऐसा सिलेंडर बनाया जिसका जो अपर सरफेस था वो वाटर लेवल से टच कर रहा था, और नीचे वाला जो सरफेस था वो उसी पॉइंट पर था जिस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा मैंने आपको ये बताया कि इस सिलेंडर का एरिया, इस सिलेंडर को थोड़ा मैं बाहर निकाल लेता हूँ जरा जूम करके ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ तो ये वो सिलेंडर है भाई, है ना जी सर। इस सिलेंडर का एरिया मैं आपको बता दे रहा हूं कितना है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है ना, बिल्कुल सर। ओके, हाइट कितनी है भाई, हाइट है h हाइट, ठीक। ऊपर से क्या प्रेशर लग रहा है, मैंने मान लिया भाई ऊपर से लग रहा है P80M लग रहा है, और नीचे का प्रेशर आपको निकालना है, मान लिया मैंने P प्रेशर लग रहा है नीचे से, ठीक है, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। ये लो भाई ये सिलेंडर है हमारा, चलिए। तो मैंने बोला भैया जरा FBD बनाकर दिखाओ, इसका जरा FBD देख लो। तो मैं कहा ये लो भाई FBD बनाता हूँ इसका, FBD तो बना दिया है सर आपने। खैर आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, और क्या लग रहा होगा, इस सिलेंड्रिकल जो हमने वैल्यू सिलेंडर लिया है हमने उस पर और क्या लग रहा होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg, मान लीजिए इसका मास m था, तो हाँ कि ना, हाँ सर ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भाई नीचे की तरफ P80M लग रहा है, इंटू A कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। नीचे से ऊपर लग रहा है P इंटू A, तो नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स बन जाएगा, और ये फोर्स तो है ही। तो मैं देख सकता हूं नीचे लगने वाले दो फोर्स है, एक फोर्स है भाई P80M इंटू A प्लस mg इज इक्वल्स टू P इंटू A। सही कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा दूसरी बात, मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी लिख सकते हैं, वी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया, अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, मान लो ये डिस्क है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखी, दूसरे के ऊपर तीसरी करके n नंबर ऑफ डिस्क रखी, तो हमारे पास सिलेंडर नहीं बन जाएगा। हाइट नहीं दे दी हमने, एरिया को हाइट दे दी तो वॉल्यूम बन गया।
एरिया को हमने हाइट दे दी तो वॉल्यूम बन गया, ठीक है। चलिए तो अब इसी मास की वैल्यू मैं उठाकर यहां रख देता हूं, पी एटीएम इंटू ए, पी एटीएम इंटू ए, मास की वैल्यू मैंने ए प्लस 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 मास की वैल्यू मैंने रख दी कितनी, रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी इज इक्वल्स टू पी इंटू ए। अब देखो ए गया, क्या बचा, ओ ओ ओ ओ, अच्छा यहां पर एल की जगह एच रख दूं क्या मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि P की वैल्यू आ रही है पी एटीएम प्लस रो जी एच। ओके ओके, अब हमको इसको डिकोड करना है। क्या डिकोड करना है कि इस पॉइंट पर आपको जो प्रेशर मिल रहा है ना सर, इस पॉइंट पर जो आपको प्रेशर मिल रहा है वो मिल रहा है P, ठीक है ना। यहां पे लग रहा है P एटीएम, ये देखो P एटीएम, ठीक है सर। इस P की जो वैल्यू है ना सर, वो P की वैल्यू आपने निकाली है P एटीएम प्लस रो जी एच, जिसमें ये रो क्या है, इट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें सिलेंडर को आपने रखा है, ठीक है। एच क्या है, एच इस पॉइंट की हाइट है, कहां से, वाटर सरफेस से, हाँ कि ना। इस पॉइंट की डेप्थ बोल सकता हूं, हाइट नहीं बोलूंगा। इस पॉइंट की डेप्थ है कहां से, वाटर लेवल से जितने भी नीचे हो। कल के दिन ये कुछ और होती तो हम इसको कुछ और ले लेते। आई बात समझ में? हाँ, अभी क्या है, वाटर लेवल से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, एच दूरी है। तो भैया रो जी एच वो प्रेशर है जो वाटर का कॉलम दे रहा है इस पॉइंट को। नहीं आई बात समझ में? भैया इस पॉइंट पर जो प्रेशर बन रहा है रो जी एच, वो क्यों बन रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इतना वाटर है, इस हाइट का वाटर है जो प्रेशर बना रहा है किसका, रो जी एच का। आई बात समझ में? देखो पी एटीएम तो लग ही रहा था, यहां तक तो पी एटीएम लगा, प्लस यहां तक क्या लगा, जितने हाइट का वाटर उस पॉइंट के ऊपर है, उस हाइट के कारण एक प्रेशर बना जिसको आपने क्या बोला, रो जी एच बोला, ठीक है। ओके, समझ में आया सर। अच्छा सर एक चीज और देखिए, आपने इसको देखिए सर इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं अगर अभी जस्ट पढ़ के आया हूं तो मुझे याद है, P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू P एटीएम प्लस P गेज। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था सर अभी आपसे, मैंने कहा बिल्कुल सही पढ़ा था। तो सर क्या ये एब्सोल्यूट प्रेशर आप बता रहे हैं हमको इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर क्या हमको आप एब्सोल्यूट प्रेशर बता रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, इस फॉर्मूले से आपको इस पॉइंट का क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना, P एटीएम प्लस P गेज से। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ गेज प्रेशर कितना है, या पूछे एक्सेस प्रेशर कितना है इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अगर यहां पानी नहीं होता तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता। लेकिन क्योंकि यहां पानी की हाइट का कॉलम आ गया है, अरे क्योंकि यहां पर पानी आ गया है इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए यहां पर एक्सेस प्रेशर बना, और वो एक्सेस प्रेशर कितना है, P माइनस P एटीएम, ठीक है ना। वो किसके बराबर है, वो है रो जी एच के बराबर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एक्सेस प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर होता है। कितना चेंज आया प्रेशर में, अगर मैंने यहां पर वाटर रख दिया है तो, वाटर भर दिया है तो अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर, तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर रो जी एच। क्लियर है? ये देखो ये गेज प्रेशर आ गया आपका जो कि पॉजिटिव है। चलिए, तो यहां से हमको ये समझ में आया कि जब भी आपको किसी पॉइंट पर क्या निकालना हो भाई, प्रेशर निकालना हो, कोई भी वाटर रखा होगा और वो वाटर कैसा होना चाहिए, स्टिल होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। उस पर आप अगर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हो तो आप ये देखोगे कि उस पॉइंट की वाटर लेवल से डेप्थ कितनी है, वाटर सरफेस से डेप्थ कितनी है। जितनी भी डेप्थ होगी उसको आप रो इंटू जी से मल्टीप्लाई करोगे, रो जी एच वो प्रेशर होगा जो वाटर बनाकर दे रहा है आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर वाटर के अलावा कोई और लिक्विड होगा तो रो चेंज हो जाएगा उसका, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो एक्सेस प्रेशर है इसमें तीन ही टर्म दिख रही है सर मुझे, रो जी एच, जिसमें सर रो तो कांस्टेंट होगी लिक्विड के लिए, है ना। कभी आपको डेंसिटी वेरिएशन भी दे देगा, वो बात की बात है, लेकिन ज्यादातर केसेस में डेंसिटी आपको कांस्टेंट दे देगा, जी ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि गेज प्रेशर जो है या एक्सेस प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। और हाइट किसकी, हाइट उस वाटर कॉलम की जो इस पॉइंट के ऊपर है ना। अगर आपसे बोल देता है इस पॉइंट पर बताओ, तो हम बोलते भाई इस पॉइंट के ऊपर कितना पानी है, H1 हाइट का पानी है, तो यहां पर कितना प्रेशर बनाएगा ये वाटर, रो जी H1। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है। चलिए, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि अगर हमको कोई प्रेशर निकालने को कल के दिन बोलता है तो हम निकाल लेंगे। रो जी एच की आपको यूनिट देखना हो तो आप यूनिट भी चेक कर सकते हैं, प्रेशर के बराबर ही आने वाली है, ठीक है। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, अच्छा प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी होती है यार, ये पता है आपको ना, प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि प्रेशर क्या है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि प्रेशर लगाओ किसी पर, तो आप हमेशा सरफेस को दबाओगे, हमेशा सरफेस पे क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे दबाने वाला, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमेशा डायरेक्शन फिक्स्ड रहती है उसकी, इसलिए उसकी कोई डायरेक्शन बदल नहीं सकती, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए वेरी गुड, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, मिटाइए सर, क्लियर। तो अब आपको दिक्कत तो नहीं आएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछ ले जाए प्रेशर कितना है, तो आप आराम से बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ओहो हो, वैसे वर्टिकल डेप्थ होना चाहिए अगर अच्छे से आपको बोलूं तो, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो देखो यहां पर जो आपने इक्वेशन देखी अभी, वो इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल्स टू, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको बोला जाए ए पॉइंट पर, तो आप बोल रहे थे PATM प्लस रो GH, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ। क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है? क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है? बिल्कुल सर, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है सर। क्या ये भी एक कांस्टेंट है? हाँ सर, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। क्या ये क्या है? सर ये वेरिएबल है, हाइट चेंज हो सकती है, किसी भी हाइट पे पूछा जा सकता है मुझसे। तो मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या? तो सुनो, मुझे ना ये इक्वेशन कैसी दिख रही है जरा समझने की कोशिश करना। मुझे ये इक्वेशन कुछ ऐसी भी दिख सकती है, रो G इंटू एच प्लस PATM। हाँ तो सर इसमें अलग क्या बताया आपने, आगे पीछे कर दिया, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो फिर ये भी समझ में आएगा, y इज इक्वल्स टू m x प्लस c। समझ में आया क्या? ये m, ये x और ये c। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई, ठीक है सर, ठीक है। तो क्या हम इसकी एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं y एक्सिस पे, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अरे बताओ यार, जल्दी बता दो। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो देखो ये लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी क्या, यहाँ पर इसका एक इंटर्स, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर इसका एक कट आएगा, कितना होगा भाई ये, प्लस c, कितना है ये, PATM के बराबर। तो यहाँ पर क्या है आपका, PATM, ठीक। m क्या होता है भाई, m होता है स्लोप। तो हम बोलेंगे कि भैया इसका स्लोप जो होगा थीटा, टेन थीटा, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रो जी के, स्लोप है क्योंकि ये, हाँ कि ना, सही बोला कि नहीं बोला? तो क्या हम इस PA इज इक्वल टू PATM प्लस रो GH को एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पक्का 100%? हाँ सर। जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, हाइट बढ़ाते जाओगे, प्रेशर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे, प्रेशर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाइट बढ़ाते जाओगे मतलब डेप्थ, मैं इसको हाइट मानता हूं, ठीक है ना। आप समझ गए कंसेप्ट? तो आप पकड़ चुके होगे, बिल्कुल सर पकड़ लिया है, कोई भी दिक्कत हमको इसमें नहीं है। चलिए भाई, ये भी आपको समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। ओहो हो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट सेम लेवल। अब सेम लेवल पूछ रहा है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पूछ रहा है, तो आइए अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है A, ठीक है ना, और ये एक पॉइंट है B, ठीक है ना। आप दोनों की हाइट या दोनों की डेप्थ कितनी है भाई, h है, कितनी है, h है। कहां से? वाटर सरफेस से। वाटर सरफेस पे ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है सर? हमेशा की तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलग बात नहीं, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ PA कितना होगा, PA की वैल्यू कितनी होगी और PB की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देखो यार, हम ये जानते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में है, फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, कि नेट एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। यहाँ पे कोई नेट एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको? पानी में कहीं आगे पीछे जाते हुए दिख रहा है, वेसल कहीं आगे पीछे जाते हुए दिख रही है? नहीं सर, नहीं, वेसल नहीं छोड़ो, पानी आपको जाते हुए दिख रहा है कहीं आगे पीछे? नहीं सर, पानी वहीं स्टैटिक कंडीशन में बना हुआ है, ठीक है, ओके। तो यार अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बोलोगे सर जो PA है ना, अभी अभी आपने सिखाया कि PA जो है वो है सर PATM प्लस रो GH, और सर जो PB है ना वो भी होगा सर PATM प्लस रो GH।
अच्छा, तो मैंने बोला आपसे, तो फिर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं इनके बीच में कहीं यहाँ पॉइंट ले लूँ C, तो इस पॉइंट का भी प्रेशर सेम रहेगा क्या? अगर उसकी हाइट h है तो, उसकी डेप्थ अगर h है तो वाटर सरफेस से। आप बोलोगे हाँ सर, वहां भी हम सेम यही चीज बोलेंगे। तो आपको ये बात समझ में आई कि भैया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर किसी भी पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहने वाला है, ठीक है ना? किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना? अरे हाँ कि ना? सारे पॉइंट्स इस पे, ये देखो लाइन खींची मैंने, ये लाइन खींची, इस लाइन में जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। कोई भी पॉइंट आप ले लो, देखो कोई भी पॉइंट आप ले लो, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि इसमें हर पॉइंट पर प्रेशर क्या रहने वाला है? PATM प्लस ρg, जो भी इसकी डेप्थ होने वाली है। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे सर, बिल्कुल समझे सर, है ना? है ना? इसको कुछ दूसरे तरीके से भी आप बुक्स में देखोगे, लोगों ने प्रूफ किया है कि वो क्या करते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कैसे इमेजिनरी सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है? फिर बोलते हैं मान लीजिए यहाँ से प्रेशर लग रहा है P1 इंटू ए, यानी कि फोर्स लग रहा है इतना, यहाँ से मान लीजिए दूसरा फोर्स लग रहा है P2 इंटू ए का। लेकिन हम ये जानते हैं कि नेट फोर्स जो है वो, यहाँ पे आप जो देखोगे नेट फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है? 0 है ना बाबा? देखो F नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो F नेट क्या है? 0 है। F नेट 0 है मतलब P1A इज इक्वल टू P2A के बराबर है ना? A से A कट गया तो हाँ, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि P1 इज इक्वल टू P2 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से भी आपने प्रूफ कर दिया कि भैया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाकर देखोगे तो प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाले है। ठीक है, क्लियर, पक्का? जी सर। तो यहां पर नोट दिया है मैंने आपको, द प्रेशर इज सेम एट एनी टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल इन द फ्लूइड, द शेप ऑफ द कंटेनर डज नॉट मैटर। अच्छा, शेप ऑफ द कंटेनर भी मैटर नहीं करेगा। कैसे नहीं मैटर करेगा? ये आप पढ़ोगे पास्कल्स पैराडॉक्स में, है ना? इसको ध्यान रखना थोड़ा कि शेप मैटर नहीं करता है कंटेनर का। यहां पर आपको और बता देता हूं मैं थोड़ी सी बात, शेप मैटर नहीं करता है, इससे क्या मतलब है इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूं। कर लिया नोट डाउन? हाँ सर, आओ। शेप मैटर नहीं करता, इसका मतलब कुछ ऐसा है, देखो। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। देखो, ये है आपका पहला कंटेनर, ठीक है ना? और ये है आपका एक रेक्टेंगुलर कंटेनर, ठीक है ना? और ये है आपका कुछ ये तीसरा कंटेनर, ठीक है ना? तीनों सेम हाइट के हैं। क्या है भाई? तीनों की हाइट क्या है? सेम है, ठीक है ना? तीनों की हाइट है h। मैंने तीनों में क्या भर दिया भाई? फ्लूइड भर दिया मैंने। क्या भर दिया? फ्लूइड भर दिया। ये देखो एकदम गले गले तक क्या भर दिया? फ्लूइड भर दिया, लिक्विड भर दिया, मान लो पानी भर दिया, गले गले तक एकदम अप टू द ब्रिम भर दिया है ना? तो किस हाइट तक भर दिया मैंने पानी को? तो आप बोलोगे सर h हाइट तक भर दिया हमने पानी को। ठीक है, क्या तीनों ही कंटेनर में पानी h हाइट तक भरा है? आप बोलोगे हाँ सर, तीनों ही कंटेनर में पानी h हाइट तक भरा हुआ है। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे तीनों जगह प्रेशर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है, ये देखो, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे यहां प्रेशर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, और सबकी वैल्यू ρg h ही होने वाली है, क्योंकि सारे ही कंटेनर में पानी क्या भरा है? h हाइट तक भरा है। और हम जानते हैं कि अगर हमें प्रेशर निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो वो होगा ρgh। वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पानी देखो ना, वर्टिकल हाइट सबकी h ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पक्की बात है? हाँ सर, पक्की बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट है यहाँ B, और ये है एक पॉइंट C, क्या इन तीनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा? क्या नहीं? क्या इन तीनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि देखो यहां से इसकी हाइट है h1, यहां से इसकी हाइट है h2, इसकी हाइट है कितनी? h2, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है h3। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे सर। ये h1 हाइट पे है, ये h2 हाइट पर है, ये h3 हाइट पर है। अब यहां देखो आप, ये तीनों हाइट अलग है, तो तीनों जगह प्रेशर क्या होगा? अलग होगा। लेकिन अगर आप यहां देखते हो तो यहां पर प्रेशर क्या है? सेम है, क्योंकि इस पॉइंट की डेप्थ कितनी है? वर्टिकल डेप्थ कितनी है? h है। वर्टिकल डेप्थ कितनी है? h है। हर जगह देखो,
ठीक है ना। तो अगर हर जगह वर्टिकल डेप्थ सेम है तो क्या आप शेप पे डिपेंड कर रहे हो क्या प्रेशर निकालने के लिए? नहीं, आप तो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड हो रहे हो ना, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है द शेप ऑफ द कंटेनर डज नॉट मैटर। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो इतना आपने पढ़ लिया है, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो चले मितवा, आगे क्या है भाई? आगे कुछ और है क्या? चलिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट सेम लेवल, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना। हाँ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट सेम लेवल में पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस लेक्चर में हमको बस प्रेशर के बारे में जानना था, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कितने टाइप का होता है, अच्छा वेरिएशन क्या होता है प्रेशर में, अगर वेरिएशन हम देखें डेप्थ के साथ है तो क्या एक ही डेप्थ पर अगर सारे पॉइंट्स हैं तो सबके प्रेशर सेम होंगे क्या, हमने उसके बारे में बात की। क्या शेप पर डिपेंड करेगा क्या प्रेशर, नहीं, हमने वो भी देख लिया है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, हम फ्लूइड जान चुके हैं, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, क्या होती है कि इसमें नॉन विस्कस प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होता है उसका इनकम्प्रेसिबल होना, ये सारी बातें हमने कर ली है। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने पास्कल्स लॉ को, किसको पढ़ेंगे? पास्कल्स लॉ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे जुड़े हुए एक दो स्टेटमेंट और है उस पर, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी है, हाइड्रोलिक मशीन बनी है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है पास्कल्स पैराडॉक्स, उसको पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। अभी मैग्नेट ब्रेन्स में ये बात हो गई है, या ये हो गया है, आप कम्युनिटी पोस्ट पर देख रहे होंगे कि जो भी लेक्चर्स हैं वो आप एक टाइम टेबल के थ्रू जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 11th फिजिक्स की, ओ हो लाल पेन क्यों चल रहा है, मुझे चाहिए है काला पेन। क्या चाहिए मुझे? काला पेन। 11th फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 11th फिजिक्स आपको मिल जाता है रोज कितने बजे? रोज आपको मिलेगा सुबह 12 बजे। कितने बजे? सुबह या दोपहर 12 बजे? दोपहर 12 बजे, है ना। तो अपनी कॉपी, अपने पेन, अपने दिमाग, अपने पानी की बोतल को साथ लेकर बैठे और पूरे लेक्चर को एक बार में देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।